Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to Tathastu. My name is Khushbu and in this class we are going to do the current affairs MCQs. So daily current affairs MCQs करेंगे and इसमें बहुत सारे different जो questions हैं different newspapers, articles, PIBs से लिया गया है in order to obviously cover the maximum number of questions. हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हम अपने पराक्रम बैच के बारे में बता दें. तो हमारा पराक्रम बैच जो है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24th of July एंड फिलॉसफी ऑप्शनल जो है वो सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा. सेकेंड बैच ऐसे एनहांसमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं. ये पराक्रम बैच के जो कोर्सेज हैं क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं. यू कैन ज्वाइन इवन नाउ. हरी, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर. फिलॉसफी स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम वो भी चल रहा है. यू कैन टेक एडमिशन. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है तो एनी टाइम यू कैन डू दैट. एनसीईआरटी मॉड्यूल इज ऑल्सो गोइंग ऑन, यू कैन ज्वाइन दैट. या फिर एंड इसके अलावा सी सेट पेपर 2 की जो क्लासेस हैं दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन. तो ये सारे कोर्सेज में से आप जो चाहें ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप ये MA BA डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन और ओनली यूपीएससी प्रिपरेशन इसमें से कोई भी कोर्सेज लेते हैं तो उसमें सी सेट पेपर 2, एनसीईआरटी मॉड्यूल, ऑल द GS पेपर, टेस्ट पेपर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ओके तो आपको सेपरेटली लेने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू डोंट वांट टू गो विद दिस देन यू कैन गो विद एनी ऑफ दीज, राइट. एंड कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा? tathastuics.com. और अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स या फिर ये जो एड्रेस है यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो. दिस इज आवर एड्रेस. ओके चलो, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज सी माउंट्स आर सबमर्ज्ड फ्लैट एरियाज लोकेटेड ऑन द ocean floor. Second statement is polymetallic nodules are primarily composed of molybdenum, lithium and titanium. Third statement is hydrothermal vents support extraordinary ecosystems that host chemosynthetic bacteria, crustaceans and molluscs, creating a distinct environment. How many of the above statements are correct over here? यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है सीमा माउंट समुद्र तल पर स्थित जलमग्न समतल क्षेत्र है. दूसरा है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल मुख्य रूप से मोलिब्डेनम, लिथियम और टाइटेनियम से बने होते हैं. तीसरा स्टेटमेंट है हाइड्रोथर्मल वेंट असाधारण पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्रिस्टेशियंस और मोलस्कस की मेज़बानी करते हैं जिससे एक अलग वातावरण बनता है. इसमें से कितने कथन जो हैं वो सही हैं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है. यहाँ पे तो सबसे पहले देख लिए सी माउंट का जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था कि सी माउंट जो है वो समतल ओशन फ्लोर पे हैं और समतल हैं यानी कि फ्लैट सरफेस है. तो सी माउंट जो है वो फ्लैट सरफेस नहीं होते हैं. दीज आर दी गुयोट, ये ऐसे होते हैं. ठीक है, इसमें आप यू कैन सी कि ओशन फ्लोर पे हैं एंड यहाँ पे ये फ्लैट है. एंड सी माउंट कैसे है? माउंट के ही शेप के होते हैं. एज यू कैन सी माउंट के ही शेप के होते हैं बट ये सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में एंड दीज आर नॉट फ्लैट वंस, राइट. तो इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट वो यहीं पे ही गलत हो जाता है. इसमें ओनली द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर. यहाँ पर ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? एक्सप्लेन पार्ट में. व्हाट इज डीप सी माइनिंग and what are the concerns related to the industry over here. So extracting the polymetallic sulfides from the hydrothermal vents. Hydrothermal vents जिसको कि हम sea floor massive sulfides के नाम से भी जानते हैं. These are targeted for mining. यहाँ पे जो है इनको टारगेट किया जाता है for the mining purpose. एंड क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर, आयरन, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड ये सारे जो मेटल्स हैं वहाँ पे मिलते हैं. इस वजह से ये वाला जो पार्ट हो जाता है दैट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर यूनिक इकोसिस्टम्स हाउसिंग दी केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये किस में होते हैं? जो एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं वो. ठीक है, यहाँ पर आपको जायंट ट्यूब वर्म्स, क्रस्टेशियंस, मोलस्कस, अ लॉट मेनी डिफरेंट थिंग्स you would be able to find it over here. Question number 2, it is related to CBD.
The very first statement is the main focus of the Convention on Biological Diversity, that is the CBD, is to promote the sustainable utilization of natural resources and ensure fair sharing of benefits derived from their use. Second is the establishment of the Cartagena Protocol and Nagoya Protocol can be attributed to the Convention on Biological Diversity. Third statement is the primary objective of the Nagoya Protocol is to safeguard biodiversity from the potential risks associated with genetically modified organisms, ensuring their safe handling, transportation, and the utilization. The fourth one is the Cartagena Protocol on Access and Benefit Sharing primarily addresses the commercial exploitation of biological and genetic resources, aiming to regulate and ensure equitable sharing of the benefits derived from their use. So which of the above statements are, how many of the above statements are correct? तो यहाँ पर जो है, अब हिंदी वाला देख लेते हैं। जैविक विविधता पर कन्वेंशन का मुख्य फोकस प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों का उचित साझाकरण सुनिश्चित करना है। दूसरा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल की स्थापना का श्रेय जैविक विविधता पर कन्वेंशन को दिया जा सकता है। तीसरा है नागोया प्रोटोकॉल का प्राथमिक आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से जुड़े संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा करना, उनकी सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन और उपयोग सुनिश्चित करना है। चौथा है एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग का कार्टाजेना प्रोटोकॉल रूप से जैविक और आनुवंशिक संसाधनों के व्यावसायिक शोषण को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य उनके उपयोग से प्राप्त लाभों के समान बंटवारे को विनियमित करना और सुनिश्चित करना है। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, आपको ये बताना है। तो आंसर इज बी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली गलत है। तो सीबीडीटी के बारे में जो हम जान लेते हैं, पहले ये कहाँ से है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो है ये लोकसभा में पास कर दिया गया है, ठीक है। CBD स्कोप एक्सटेंड्स, यहाँ पे इसका स्कोप क्या है, सिर्फ ये कंजर्वेशन एंड जो इकोसिस्टम को सिर्फ कंजर्व एंड रेस्टोरेशन करने की ही बात नहीं करता है, बल्कि ये सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इंश्योर्स फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम देयर यूज। जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं वो फेयरली यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कुछ कंट्रीज़ को, कुछ कंट्रीज़ को मिल ही नहीं रहा है, कुछ लोगों को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ ना हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ओके, इट डिजायर्स टू यूटिलाइज द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन दी तमिलनाडु, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है कि यूरोपियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो तमिलनाडु में प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं जिसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वो उसको यूज़ करना चाहता है, राइट। अब यहाँ से जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, ओके, वो बेनिफिट्स को इक्वली दोनों ही पार्टीज में शेयर करने की बात है, सिर्फ यूरोपियन ही नहीं एंड यूरोपियन फार्मास्यूटिकल्स ही नहीं, वहीं के लोग नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को भी उसकी सुविधा मिले, उसकी बेनिफिट्स मिले। सो दैट इज व्हाट इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। कार्टेजेना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल के बारे में, अगर नागोया प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो CBDT has led to the establishment of two supplementary agreements. दो supplementary agreements को establish करने में इसका हाथ रहा है। एक तो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 एंड दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल ऑफ 2014। यहाँ ये जो अग्रीमेंट्स हैं ये एक्चुअली नेम के ऊपर चला गया है, जहाँ पर कि इसको नेगोशिएट किया गया था उस प्लेस के हिसाब से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है what it talks about, इसका एम क्या है, तो it aims to safeguard biodiversity from potential risks posed by the genetically modified organisms। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को सेव करने की बात कर रहा है, किस चीज़ से, जो कि रिस्क हो सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ पर सेफगार्ड करने की जो है ये बात कहता है,
ठीक है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें ठीक है काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि हाँ कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हैं। नागोया प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो इट एक्चुअली फोकसेस ऑन दी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जो कि अभी जस्ट हमने देखा तमिलनाडु एंड यूरोपियन फार्मास्यूटिकल का जो एग्जांपल हमने देखा, तो वही चीज़ यहाँ पर है। सो इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द एक्सेस एंड बेनिफिट on the commercial exploitation of the biological and genetic resources. Okay, चलिए, now let's move on to the next question. Question number 3, consider the following statement. ये ठीक है, Soliga belong to the category of particularly vulnerable tribal groups in Karnataka. पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है देयर हैबिटेट इज विद इन द कोर एरिया ऑफ द बिलीगिरी रंगनाथन टेम्पल टाइगर रिजर्व। थर्ड है द सोलिगा ट्राइब्स इंक्लूड द कंजम्पशन ऑफ सिल्वर कॉक्स comb, a wheat with the nutritious leafy vegetables in their diet. How many of the above statements are correct over here? पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पहला कथन कह रहा है सोलिगा कर्नाटक में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है उनका निवास स्थान बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में है। तीसरा है सोलिगा जनजाति अपने आहार में पौष्टिक पत्तेदार सब्जियों के साथ सिल्वर कॉक्स कॉम्ब नामक खरपतवार का सेवन शामिल करती है, जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो अब आपको बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं। सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सोलिगा जो है, सोलिगा ये कहाँ पर ये मिलते हैं, ये इंडिजिनियस एथनिक ग्रुप हैं जो कि कर्नाटक में आपको देखने को मिलेंगे। एंड अमंग द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन कर्नाटका आर जेनु, कुरुबा एंड कोराबा ट्राइब्स। ठीक है, तो जेनु, कुरुबा एंड कोराबा ट्राइब्स जो हैं वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत आती हैं, तो इसका नहीं है। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे ही करेक्ट हैं। ग्रीन प्रॉमिस सिल्वर कॉक्सबॉर्न इजंट अ ट्रबलसम वीट फॉर कर्नाटका सोलिबा ट्राइब, तो वो जो है कोई खतरनाक फूड मटेरियल नहीं है, इस चीज के बारे में ये है आर्टिकल। ठीक है, सोलिगास जो हैं इनको चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू के नाम से भी जाना जाता है। सो they are the one who are connected to the mother earth in many ways. Consider the following statements about National Mission on Monuments and Antiquities, that is the NMMA. पहला है the National Mission on Monuments and Antiquities was initiated in 2007 with the aim of recording and cataloging India's historical monuments and antiquities. Second is the Archaeological Survey of India serves as the central agency responsible for executing various varieties of NMMA's purview across the entire nation. आपको बताना है कि इसमें से कौन से statements जो है वो incorrect है। ठीक है, हमेशा इसीलिए जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चंस। राष्ट्रीय स्मारक और पुराविशेष मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भारत के ऐतिहासिक स्मारकों और पुरावशेषों को रिकॉर्ड करने और सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से 2007 में राष्ट्रीय स्मारक और पुराविशेष मिशन की शुरुआत की गई थी। दूसरा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूरे देश में NMMA के दायरे में विभिन्न गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। गलत कथन इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर डी, कोई भी जो है वो यहाँ पर गलत नहीं है। ठीक है, इसको NMMA को जो है 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर एंटिक्विटीज़ हैं उनके बारे में डॉक्यूमेंट करना कि हाँ भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना ज़रूरी है, राइट। सो दैट व्हाट इट टॉक्स अबाउट, एंड इसमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो लिखा रहता है। इसका एम्बिशियस टास्क क्या है, 5.8 मिलियन एंटिक्विटीज़ हैं उसको डॉक्यूमेंट करना। ठीक है, रिसेंटली US ने लौटाए हैं
ऐसे ही एंटिकिटीज, तो उन्हीं सारी चीज़ों को जो है डॉक्यूमेंट करना, उनके बारे में जानना, इकट्ठे करना सारा इन्फॉर्मेशन। सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंटिकिटीज मूविंग टू स्लोली, बहुत ही धीरे से जो है वो कीड़े वाली चाल चलते हुए रिकॉर्डिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीएम वानी। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इनिशिएटिव फॉल्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड स्टेटमेंट इज द प्राइमरी गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स thereby strengthening the digital communications infrastructure in the nation. So which of the above are correct over here? पीएम वानी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इस पहल का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा है इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ाना है जिससे देश में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, दैट इज बी। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसमें जो है दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्चुअली करेक्ट है। ठीक है, तो पीएम वानी क्या है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो है उसको अवेलेबिलिटी पब्लिकली जो है अवेलेबल कराना, सो दैट जो स्ट्रॉन्ग डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रांगली एस्टैब्लिश हो सके, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ दिस। तो पीएम वानी स्कीम, इस स्कीम के क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देख ले। पहला एलिमेंट क्या है, सेंट्रल रजिस्ट्री। जो भी इंफॉर्मेशन है, द क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट ऐप प्रोवाइडर्स इज द PDOAs एंड POAs। पब्लिक डेटा ऑफिस, यहाँ पे क्या है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, एंड PDOs क्या है, पब्लिक डेटा ऑफिसेस। तो जो भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, द रजिस्ट्री मेंटेन्स द क्रूशियल इंफॉर्मेशन, ऐप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो PDOAs और POAs के पास जो है वहीं पे ही स्टोर होता है। कोई भी लाइसेंस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू स्टार्ट देयर पीएम वानी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, इस टाइप का कोई भी चीज़ की जो है ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ऑब्जेक्टिव इज टू enhance the capabilities of Chief Information Security Officers and frontline IT personnel in various government departments concerning the cybercrime. Second is this initiative is led by the Ministry of Electronics and Information Technology. Which of the above are correct over here? साइबर सुरक्षित भारत पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इसका उद्देश्य साइबर अपराध से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और फ्रंट लाइन IT कर्मियों की क्षमताओं को बढ़ाना है। दूसरा है इस पहल का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, सारे ही जो हैं वो करेक्ट हैं, राइट। इसमें क्या है, साइबर सुरक्षा भारत, साइबर सुरक्षित भारत, तो ऑब्वियस सी बात है कि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। सो अवेयरनेस जनरेट करना इनका जो है मोटो है। इसके अलावा क्या है, सेफ गार्डिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एम्फसाइज करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, हर तरीके के सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो हम लेकर के रहें ताकि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी का ही जो है वो सुरक्षित रह सके किसी भी तरीके की साइबर अटैक से। क्योंकि देखिए जब भी अभी जो है वो वॉर इज नॉट गोइंग, अभी जो वॉर है वो कंटिन्यूसली लड़ी जा रही है बट नॉट विद द वेपन्स। अभी जो वॉर है वो किस तरीके से चल रहा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पोर्टल्स हो गए, चाइना कभी करता है, कभी पाकिस्तान के इधर हो जा रहा है, कभी इंडिया में हो जा रहा है, कभी यूएस में हो जा रहा है, डिफरेंट प्लेसेस पे। तो साइबर अटैक्स आर बीइंग डन इन ऑर्डर टू स्टोल द डेटा, ओके, स्टील द डेटा, नॉट द स्टोल, स्टील द डेटा। ठीक है,
Next question is regarding the Rajasthan platform based gig workers registration and welfare bill 2023. Following statements are taken into consideration. So you have to check out which of these statements are correct over here. The very first statement is the scope of bill encompasses both aggregators and primary employers. Second is the bill grants gig workers the ability to avail general and specific social security schemes and ensures that they have a platform to address any grievances through an appropriate grievance redressal mechanism. Now the third statement over here is the bill suggests the creation of welfare board responsible for registering the gig workers and aggregators operating within the state. Additionally, it approves the establishment of social security and welfare fund specifically for the gig workers. Which of the above statements are correct over here? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर आप लोगों ने मेरा न्यूज एनालिसिस देखा होगा तो आराम से इसको आप आंसर दे सकते हो। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बिल के दायरे में एग्रीगेटर्स और प्राथमिक नियोक्ता दोनों शामिल हैं। दूसरा है, बिल गिग श्रमिकों को सामान्य और विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास उचित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से किसी भी शिकायत को संबोधित करने के लिए एक मंच है। तीसरा है, विधेयक राज्य के भीतर का काम करने वाले गिग श्रमिकों और एग्रीगेटर्स के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार एक कल्याण बोर्ड के निर्माण का सुझाव देता है। इसके अतिरिक्त यह विशेष रूप से गिग श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष की स्थापना का प्रस्ताव करता है। तो इसमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं? तो आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं related to the gig workers because recently it has been passed and I have already explained many times. मैं बहुत बार explain कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा इस question को explain नहीं कर रही हूँ। Which of the following listed countries are located along the Baltic Sea shoreline? Baltic Sea के आसपास जो है वो कौन कौन सी हैं? पोलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, रशिया। सूचीबद्ध देशों में, ठीक है, कौन सा बाल्टिक सागर तटरेखा के किनारे स्थित है? पोलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, रूस, कौन है भाई? सो ऑप्शन इज डी, ऑल फोर, राइट? सो बाल्टिक सी यू कैन सी ओवर हियर। सो कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसके आसपास आपको दिख रही हैं, राइट? तो ये बेसिकली इसके कौन कौन से? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन एंड नॉर्थ एंड सेंट्रल यूरोपियन प्लेन। सो ये सारे के सारी कंट्रीज जो हैं ये इधर से, ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पर आ जाती हैं। एंड इसके अलावा अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो इट वाज इन न्यूज़ बिकॉज द इन बाल्टिक सी सिटीजन डाइवर्स रीस्टोर सी ग्रास टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। तो सी ग्रास को जो है दोबारा लगाया गया है इन ऑर्डर टू फाइट द क्लाइमेट चेंज ओवर हियर। Okay, चलिए, now let's move on to the next question. Consider the following statements with respect to the goods and services tax, that is the GST. The very first statement is it is a legally constituted organization with the duty of providing suggestions on matters concerning the execution of the goods and services tax in India. Second is for any decision made by the GST Council, it requires the support of a majority of at least 3/4 of the weighted votes of the members present and voting. Third is the chairpersons of the Central Board of Excise and Customs holds the position of the ex officio chairman of the GST Council. Which of the above are not correct? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह एक कानूनी रूप से गठित संगठन है जिसका कर्तव्य भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर सुझाव देना है। दूसरा है, जीएसटी परिषद द्वारा किए गए किसी भी निर्णय के लिए उसे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है। तीसरा है, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के पास जीएसटी परिषद के पदेन अध्यक्ष
का पद होता है। तो किसमें से कितने जो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे इनकरेक्ट सॉरी बताना था, तो इनकरेक्ट कौन से हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आर्टिकल 297 ए clause 1 of the amended constitution necessitates the formation of the GST council। GST council कौन फॉर्म करेगा, प्रेसिडेंट फॉर्म करेंगे। कितने दिन में, 60 डेज के अंदर ही। जैसे ही ये जो आ जाता है वैसे उसी के अंतर्गत 60 डेज के अंदर ही GST काउंसिल है जो बनने की बात करी गई। 2016 में नोटिफिकेशन इशू किया गया था और उसके बाद जो है इसको GST काउंसिल को जो है एस्टैब्लिश कर दिया गया था। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है, राइट। एंड यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, विच इज द चेयरपर्सन ओवर हियर, राइट। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस द येस टेक मैनुअल एंड विंस पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस सरकारी विभाग ने येस टेक मैनुअल और विंस पोर्टल पेश किया। रक्षा मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसमें से कौन से जो है वो कौन सा जो है वो करेक्ट है, दैट इज द सी, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। येस टेक मैनुअल ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जिसको डेवलप किया गया है एक्सटेंसिव टेस्टिंग एंड पायलटिंग इन दी 100 डिस्ट्रिक्ट्स। 100 डिस्ट्रिक्ट्स में ये क्या करेंगे, येस टेक जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे एंड अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन। येस का मतलब क्या है, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम, कितना यील्ड है उसको एस्टिमेट करना, तो दैट सिस्टम इज दी येस ओवर हियर, राइट। विंस पोर्टल क्या है, ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है विच होस्ट्स, manages and processes the hyper local weather data। okay, weather data जो है यहाँ पर ये इसको प्रोसेस करता है। इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम दी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, जो वेदर स्टेशंस होते हैं वहां से ये डेटा कलेक्ट करता है। रेन गॉजेस एट द तालुक और ब्लॉक एंड ग्राम पंचायत लेवल्स, ये सभी जगह से जो है ये डेटा कलेक्ट करता है। ओके, एंड इसका क्या काम है, रिस्क असेसमेंट करना, रिस्क असेस करेगा, डिसीजन मेकिंग की, क्रॉप इंश्योरेंस का से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग दैट विल बी देयर, एग्रीकल्चर एडवाइजरीज विल बी देयर, डिजास्टर मिटिगेशन विल आल्सो बी देयर। एंड ये सारी चीजें जो है विंड पोर्टल की हेल्प से दिस वुड बी पॉसिबल। ओके, चलो, सो दिस इज इट when it comes to our daily current affairs MCQs. I hope you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night.